नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में युवाओं को दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापन के लिए अब नहीं लगाने होंगे विभागों के चक्कर। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में नपे सपा नेता आजम खान। ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी को लेकर यूपी के कई जिलों में एजेंट और इंटरनेट कैफे पर हो रही निगरानी। हमास इजराइल युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा उत्तर प्रदेश का यह जिला। अब किसानों के बिना सहमति के आवास विकास परिषद नहीं ले सकेंगे जमीन। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर सचिव के लिए आवेदन की बढ़ाई तिथि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव के लिए आवेदन जारी किए थे, लेकिन सर्वर स्लो होने के कारण बड़ी संख्या में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। इसलिए इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 2 नवंबर 2023 कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह आवेदन कुल 328 रिक्त पदों के लिए मांगे गए हैं। इसके लिए आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता व अन्य जानकारी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी में युवाओं को दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापन के लिए अब नहीं लगाने होंगे विभागों के चक्कर। ऑनलाइन सत्यापन के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतियोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए शासन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश के 45 विभागों के 314 सेवाओं को शासन द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में जो भी विभाग सत्यापन करवाना चाहते हैं वे संबंधित विभाग की वेबसाइट में सीधे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर इसका सत्यापन कर पाएंगे। सभी मंडलायुक्तों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। कई बार सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले युवा अपना आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाकर उसे विभाग में जमा करवाते हैं। इन दस्तावेजों को सत्यापन के लिए इन्हें विभाग को भेजा जाता है, जहां विभागों तक दस्तावेज आते आते काफी समय बीत जाता है, जिस वजह से युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में नपे सपा नेता आजम खान। बीते कई दिनों से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी आयकर विभाग के रडार पर थी। इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में कागजों पर जो खर्च बताए गए थे, ये खर्च उससे कई गुना अधिक निकले हैं। जो आयकर विभाग और CPWD की टीम मूल्यांकन के करने रामपुर पहुंची थी, उन्होंने अपना काम अब पूरा कर लिया है। तैयार रिपोर्ट को निदेशालय में सौंपा जाना है। मिली जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में कुल खर्च 60 करोड़ रुपए बताया गया था, लेकिन मूल्यांकन के बाद ये आकलन 800 करोड़ रुपए से भी अधिक का आ रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1867 में भारतीय लेखक सिस्टर निवेदिता का जन्म हुआ था। आज के दिन महिला व्यवसायी इंद्र नुओई का जन्म वर्ष 1955 में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1986 में अदिति राव हेदारी का जन्म हुआ था, जो कि पेशे से एक अभिनेत्री थी। भारत के ये स्पिनर्स भारत इंग्लैंड मैच में दिखा सकते हैं अच्छा प्रदर्शन। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कल इंग्लैंड और भारत के बीच मैच देखने को मिलेगा। मीडिया में चले खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह मैच 5 नंबर पिच पर खेलने की संभावना है। इस मैच को काली और लाल मिट्टी से तैयार किया गया है। इस तरह के पिच स्पिनर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भारत के बेहतर स्पिनर्स कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन मुकाबले में उतर सकते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। अब अफसरों के तबादले पर इस दिन तक रहेगी रोक। 27 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। ऐसे में 5 जनवरी 2024 तक किसी भी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को तबादला नहीं दिया जाएगा। यदि इमरजेंसी जैसी परिस्थिति बन रही है तो ऐसे में कार्मिक और अफसरों को भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, अब वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी को लेकर यूपी के कई जिलों में एजेंट और इंटरनेट कैफे पर हो रही निगरानी। त्योहारों के सीजन शुरू होते ही रेल से यात्रा करने वालों की संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेन से सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो टिकट मिलते नहीं, अगर मिलते भी हैं तो वे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, जिस वजह से टिकटों की खूब कालाबाजारी भी देखने को मिलती है। टिकटों के इस कालाबाजारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एजेंट और इंटरनेट कैफे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसे रोका जा सके, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही। साथ ही QR कोड के जरिए भी टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिससे टिकट काउंटर पर भीड़ भी पहले से कम हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन को SDM कोर्ट ने जारी किया समन, तो मिली चेतावनी। जमीन के विवाद में राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के बदायूं सदर तहसील के SDM न्यायिक कोर्ट ने समन भेजकर कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। जैसे ही यह समन राजभवन तक पहुंचा, इसे घोर आपत्तिजनक बताया गया है, क्योंकि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के विशेष सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में SDM न्यायिक को चेतावनी देने की बात कही गई है।
बता दें कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जहां राज्यपाल को पक्ष रखने का समन जारी कर 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया था। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे लालजी पांडे के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय गीतकार थे। लोग इन्हें अनजान के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 28 अक्टूबर वर्ष 1930 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों के लिए 1500 से भी अधिक गाने लिखे हैं। लहर ये डोले, कोयल बोले और शहीदों अमर है तुम्हारी कहानी गीत इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों के लिए भी काम किया। 3 सितंबर वर्ष 1997 में ये हमें अलविदा कहते। उत्तर प्रदेश में इन क्रय केंद्रों पर 24 जनवरी तक होगी दलहन और तिलहन की खरीद। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन के फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, जो आगामी वर्ष में 24 जनवरी तक चलेगी। दलहन और तिलहन खरीद को लेकर क्रय केंद्रों पर किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की बात कही गई है। जो किसानों के बैंक खाता आधार से लिंक होंगे, उन्हें 3 कार्य दिवस में भुगतान किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जिन जिलों में पीसीएफ, पीसीयू और जेफेड द्वारा क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद की जाएगी। कानपुर में सोने चांदी के कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर। आयकर विभाग द्वारा कानपुर के सराफा कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कानपुर में सोना चांदी कारोबार करने वाले 3 बड़े कारोबारियों के ठिकाने पर हुई है। कार्रवाई के दौरान बड़े स्तर पर टैक्स चोरी और सोने चांदी के व्यापार में गड़बड़ी के बड़े सुराग मिले हैं, लेकिन इस मामले को लेकर फिलहाल विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। अब किसान के बिना सहमति के आवास विकास परिषद नहीं ले सकेंगे जमीन। 21 मार्च 2016 को विकास प्राधिकरणों के लिए आवास विभाग द्वारा भूमि अर्जन संबंधी जो आदेश जारी किए गए थे, वे अब प्रभावी नहीं रहेंगे। अब पहले की ही तरह किसानों से सहमति लेने के बाद ही आवास विकास परिषद जमीन लेगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही परिषद के पास भूमि बैंक का होना भी जरूरी है, ताकि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के गठन के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहने वाला है। वहीं विभाग द्वारा मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। सुबह और रात के समय हल्के ठंड का एहसास हो रहा, वहीं दोपहर के समय चिलचिलाती धूप से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर विवादित टिप्पणी के मामले में फंसे सपा जिलाध्यक्ष। पुलिस प्रशासन को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप उत्तर प्रदेश के गोंडा में सपा जिलाध्यक्ष पर लगा है। इस विवादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। इस वीडियो में सपा जिलाध्यक्ष असरद हुसैन यह कहते नजर आ रहे थे कि जो डीएम-एसपी अभी घर पर मिल नहीं रहे, वो हमारी सरकार बनने पर सम्मान में खड़े रहेंगे, सब बैरियर तोड़ दिया जाएगा। विवादित टिप्पणी के मामले में सपा नेता पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हमास इजराइल युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा उत्तर प्रदेश का यह जिला। देश दुनिया के साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भी इजराइल हमास युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल संभल जिले का हैंडीक्राफ्ट उद्योग इस युद्ध के कारण काफी प्रभावित होता नजर आ रहा। नए ऑर्डर तो मिल नहीं रहे, लेकिन साथ ही पुराने ऑर्डर भी होल्ड में पड़े हैं, जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन द्वारा पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा गया है कि ये युद्ध रुकवाने के अपने स्तर से प्रयास करें। भाजपा के क्षेत्रीय और जिला कमेटियों में दिखेंगे नए चेहरे। जल्द ही कई नए चेहरे भाजपा के क्षेत्रीय और जिला कमेटियों में देखने को मिल सकते हैं। इस कमेटी में जगह मिलने के बाद दायित्व संभालने में कौन व्यवस्था संभालने में कितना सक्षम है, इसे परखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इन दावेदारों को अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय सम्मेलन की व्यवस्था में लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे शाही ब्रिज जौनपुर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ब्रिज का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के दौरान मुनीम खान द्वारा करवाया गया था। स्थानीय लोग इस ब्रिज को अकबारी ब्रिज या मुनीम खान की ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस ब्रिज का डिजाइन बड़ा ही आकर्षक है। इस पर आपको कई छोटी छोटी छतरियां भी देखने को मिल जाएंगी। यदि आप ऐतिहासिक स्मारकों को देखने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को मिला उत्कृष्ट सेवा का पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा का पदक दिया गया है। इस पदक से उन्हें उत्तर प्रदेश में बेहतरीन सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है। पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के अलावे एडीजे भानु भास्कर को राष्ट्रपति का उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक और आईजी रेंज चंद्र प्रकाश को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। मेरठ की जैनब ने एशियाई गेम्स में हासिल किए रजत पदक। मेरठ की जैनब खातून ने चीन के हांगजू में चल रहे पैरा एशियाई गेम्स में पावर लिफ्टिंग में रजत पदक को अपने नाम किया है। इन्होंने यह पदक 61 किलो के भार उठाने के साथ ही हासिल किए हैं। बता दें कि जैनब पैर से विकलांग है। चिकित्सीय लापरवाही के कारण उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। जब वे 24 साल की थी तब उन्होंने पैरा गेम्स की शुरुआत की और आज वे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी विश्व स्तर पर रोशन कर रही है। उत्तर प्रदेश के 63 तहसीलदार एसडीएम के पद पर होंगे पदोन्नत।
एसडीएम के पद पर उत्तर प्रदेश में 63 तहसीलदारों को पदोन्नत किया गया है। जिन तहसीलदारों को यह प्रमोशन मिला है उनकी सूची भी राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। जिन जिलों में ये तहसीलदार पहले से तैनात थे, प्रमोशन मिलने के बाद भी उन्हीं जिलों में इन्हें तैनाती दी गई है। फिलहाल 2 वर्षों तक इन्हें परिवीक्षा की अवधि में रखा जाएगा। काम की बात में आज हम जानेंगे कि कैसे जाने आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड हो रहे हैं संचालित। भारत में यदि आप सिम कार्ड लेते हैं तो आप बिना किसी आईडी प्रूफ के इसे नहीं ले सकते हैं। वहीं सरकार के टेलीकॉम विभाग ने सिम को लेकर कुछ नियम भी बना रखे हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक आधार कार्ड से 9 सिम से अधिक नहीं ले सकते। वहीं आप ये सभी सिम एक साथ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। एक समय पर आप केवल 6 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में यह पता होना जरूरी है कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, ताकि आपके नाम से कोई सिम का गलत इस्तेमाल न कर पाए। इसका पता लगाने के लिए आपको टेलीकॉम विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और यहाँ आधार नंबर दर्ज करते ही OTP मिल जाएगा। फिर आप यहाँ इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम एक्टिव हैं। यदि आपको यहाँ किसी तरह की ऐसी सिम का पता चलता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या कोई फर्जी व्यक्ति उस सिम का इस्तेमाल कर रहा, तो आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर सीएम योगी ने कही ये बात। बीते ही दिनों अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक लखनऊ में भी श्री अन्न महोत्सव आयोजित होगा। पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप हम किसानों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश में परंपरागत तौर पर मोटे अनाजों की खेती होती है। आज लगभग हर परिवार में श्री अन्न शामिल हो चुका है। मिलेट्स की रेसिपी के लिए महिलाओं को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। अब मिलेट्स की रेसिपी से लोग आकर्षित होंगे। 35 कृषक संगठनों ने मिलेट्स के लिए काम किया, उनको धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र भी मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 कृषि विज्ञान केंद्र को भी 95 लाख की अनुदान राशि दी जा रही है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अब संभालेंगे उत्तर प्रदेश के इन 7 हवाई अड्डों की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अब उत्तर प्रदेश के 7 हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर गठित इस बल को अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद और आजमगढ़ में 7 नवनिर्मित हवाई अड्डों की सुरक्षा में तैनात किया जाना है। अब उत्तर प्रदेश के लोग अपने फैमिली आईडी को डिजी लॉकर से कर पाएंगे एक्सेस। उत्तर प्रदेश में सभी योजनाओं को अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तैयारी है, जहां सभी योजनाओं को डिजी लॉकर पर लाइव किया जा चुका है। इसके जरिए अब अपने फैमिली आईडी को उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। वहीं योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में वो सभी लोग जिनका फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो डेस्कटॉप या मोबाइल फोन के जरिए डिजी लॉकर पर अपने फैमिली आईडी को एक्सेस कर सकेंगे। इसका उद्देश्य है प्रदेश में चल रही योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की पहचान के माध्यम से योजनाओं का बेहतर कवरेज देना, साथ ही फर्जी दस्तावेजों को हटाना। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे QR कोड के जरिए हो रहे स्कैम के बारे में। इंटरनेट के इस दुनिया में साइबर अपराधी लोगों से ठगी के कई तरह के पैतरे अपनाते हैं। अब इसी कड़ी में QR कोड के जरिए स्कैम करने का मामला भी काफी चर्चा में है। दरअसल स्कैमर्स लोगों को ईमेल या अन्य तरीके से इस तरह के स्कैनर्स भेजकर फंसाने की कोशिश करते हैं। इससे लोग स्कैन करके जैसे ही पासवर्ड एंटर करते हैं वैसे ही इसके शिकार हो जाएंगे। इस तरह के QR कोड कई जगहों पर आपको चिपके भी दिखेंगे, जहां आपको गिफ्ट पाएं या फिर अन्य किसी तरह का लालच दिया जाएगा। इसलिए कभी भी इस तरह के जाल में फंसने से बचें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में कहां का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है भोपाल। हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। किस तिथि को चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे? ऑप्शन ए है 25 मार्च 1930, ऑप्शन बी है 30 जुलाई 1920, ऑप्शन सी है 27 फरवरी 1931, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1927। इसका सही उत्तर है 27 फरवरी 1931। निम्न में से किन स्थानों पर हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ऑप्शन ए सारनाथ मथुरा, ऑप्शन बी है कन्नौज प्रयाग, ऑप्शन सी है थानेश्वर व कौशाम्बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कन्नौज प्रयाग। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।